ग्लव्स जो है वो पूरी तरह से स्किन में चिपक जाता था पस और खून के साथ। उसके बाद सब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं ग्लव्स उतारती थी तो समझिए मैं एकदम डेथ के समय जो तकलीफ़ होती है ना इंसान को, वैसी तकलीफ़ मैं झेलती थी हर रोज़। वो ग्लव्स उतारना मतलब वो स्किन से पूरी तरह से चिपक जाता था गर्म के वजह से, और ग्लव्स के साथ साथ ये चमड़ा वगैरह जो भी स्किन है वो सब बाहर कितना सारा आ जाता था, और फटाफट इसमें से पीप खून सब निकलने लगता था। तो हर रोज़ बिना किसी वजह के मुझे मार पड़ने लग गई, सिर्फ इसलिए कि मेरे आंसू देखने से उन लोगों का बिजनेस अच्छा चलता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। जब से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी तब से लेके अभी तक करीब 250 व्लॉग्स मैं बना चुकी हूँ। लेकिन आज का जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैं बात करने जा रही हूँ अपने लाइफ की स्टोरी की। तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह भी चीज़ है, और इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा वक्त लग गया। मैंने अपडेट काफ़ी पहले आपको दिया था कि इस तरह का एक व्लॉग मैं लेके आऊँगी, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स हो गया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1K हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने लाइफ की स्टोरी। तो 1K क्या 1.4K कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टोरी जो है वो आप लोगों को बताना ही था, तो इसीलिए आज ये व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं अपने मम्मी पापा की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। नाना नानी के घर में भी मैं सबसे बड़ी नातिन थी, दादा दादी के घर में भी मैं सबसे बड़ी पोती थी। तो सभी का प्यार मुझे मिला और मैं सबकी लाडली थी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक राजकुमारी की तरह मैं पली बढ़ी। ना कभी खाने की कुछ कमी थी, ना कपड़ों की। बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया कपड़े। पढ़ाई भी मेरी हुई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उन दिनों हमारे कास्ट में किसी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात थी, समझिए। नहीं पढ़ाता था कोई, लेकिन मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाई। धीरे धीरे बड़ी हुई। माँ जानती थी बेटी हूँ, एक दिन किसी और के घर मुझे जाना है, तो घर के कामों में भी जो कुछ भी सीखना होता है वो सब कुछ माँ ने मुझे सिखाया। धीरे धीरे खेल खेल में ही सब कुछ सीखती गई। कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा कि मुझे ये काम करना ही है। कभी मन हुआ, कभी शौक से मैंने चाय बना दिया, या फिर कभी बहुत ज़्यादा मन हुआ तो मैंने कोशिश की आलू का पराठा बना दिया। इस तरह खेल खेल में ही सीखती गई। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई माँ ने मुझे धीरे धीरे पूरी तरह से घर संभालने की सारी चीज़ें सिखा दी। चाहे घर संभालना हो, चाहे किचन का काम हो, खाना बनाना हो, सब कुछ मुझे सिखा दिया माँ ने। और इसीलिए आप लोग आज भी देखते हैं कि मैं खाना वगैरह बनाने में ना बहुत एक्सपर्ट हूँ। मेरे उम्र की बाकी जो भी लेडीज़ होंगी उन लोगों से भी मैं कह सकती हूँ ये बात कि मैं बहुत अच्छी तरह से घर का काम, खाना बनाना, ये सब कुछ कर सकती हूँ आज के डेट में भी, क्योंकि बचपन से ही माँ ने वो बेस तैयार कर दिया था। खैर बड़ी हुई, मैं कॉलेज में थी उन दिनों, तभी एक शादी के फंक्शन में गए हुए थे और वहीं पे कुछ लोगों ने मुझे देखा और मैं अच्छी लगी थी। तो फिर इसी तरह से अपने आप ही एक रिश्ता आया था। तो पापा मम्मी को और घर के बाकी सभी बड़ों को समझ में आया कि रिश्ता अच्छा है, एक काफ़ी रिच फैमिली से रिश्ता आया है। तो मम्मी पापा को पसंद आया ये रिश्ता और फिर मेरी शादी करा दी गई। तो कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी, शादी हो गई थी मेरी। और शादी में भी पापा ने है ना कि कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अपनी औकात से बढ़ बढ़ के किया था। उस ज़माने में जिस लेवल की शादी होती थी उससे काफ़ी ऊपर जाके एक बहुत हाई प्रोफाइल टाइप की शादी पापा ने करवाई थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक वहाँ से दहेज के लिए डिमांड ये आया था कि 50 तोला सोना उन लोगों को देना होगा। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब सामान दिया जाता है लड़कियों को, हमारे कास्ट में एक्चुअली दहेज का सिस्टम है, आप सभी जानते होंगे।
तो वो सब कुछ उन लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप लोग मत दीजिए, हमारे घर पे वो सब कुछ है, लेकिन 50 तोला आपको सोना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ पापा के लिए थोड़ा मुश्किल तो था ही, क्योंकि 50 तोला सोना एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और काफ़ी महंगा सोना, चाहे उस ज़माने में कम था आज के रेट के हिसाब से, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से तो महंगा ही था सोना। कभी आपने सुना है किसी भी ज़माने में सस्ता था? ऐसा तो नहीं है। तो काफ़ी महंगा था उस ज़माने में भी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पापा ने सोचा मेरी बेटी एक अच्छे घर जाएगी, इतनी रिच फैमिली है, और जो घर दिखाया था उन लोगों ने, पापा ने जाके देखा था मेरे ससुराल का घर जो है वो एकदम पैलेस की तरह बहुत सुंदर घर था। तो पापा ने बस यही सोचा कि मेरी बेटी इतने अच्छे घर जा रही है, अपने से रिश्ता आया है, ऐसा रिश्ता फिर मिले ना मिले, तो इसीलिए उन लोगों की ये डिमांड पूरी ही करनी ही पड़ेगी। तो पापा ने मतलब जी जान लगा दिया, अपना पूरा एफर्ट दे के 50 तोला तो कंप्लीट किया, लेकिन फिर पापा ने सोचा कि थोड़ा और उन लोगों को खुश रखे, क्योंकि ससुराल वाले खुश रहेंगे तो मेरी बेटी भी खुश रहेगी। जाहिर सी बात है, किसी भी माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मेरी बेटी ससुराल जाए तो सुखी रहे। बस यही सोच के पापा ने 50 की जगह 65 तोला सोना ऑल टोटल दिया उन लोगों को, बस यही सोच के कि उनकी बेटी जो है वो सुखी रहेगी। क्योंकि मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते थे, और मैंने बताया बचपन से ही मैं सभी की लाडली थी, चाहे दादी का घर हो या नानी का घर हो। खैर शादी हो गई धूमधाम से, गई मैं अपने ससुराल, लेकिन जो पापा ने सोचा था उस तरह का ससुराल मिला नहीं। शायद ये मेरी बदकिस्मती ही रही होगी, क्योंकि कसर तो पापा ने कोई भी नहीं छोड़ी थी। पहला दिन ही ऐसा बीता मेरा ससुराल में कि मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। तो चलिए पहले दिन का ही एक्सपीरियंस आप लोगों से पहले शेयर करती हूँ थोड़ा सा। पहले दिन जब मैं ससुराल पहुँची हूँ तो तभी सास ननद वगैरह जो भी वहाँ पे थी, मेरे जो सूटकेस और वो सब खोल के सारा सामान उन लोगों ने देखा, और इसके बाद वो लोग मतलब आपस में कानाफूसी करने लगे, ये क्या दिया, वो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। मेरा बेटा तो मतलब शादी करके लॉस हो गया, ठगा जा चुके हैं, हम लोग ठगे जा चुके हैं, इस तरह की सब कानाफूसी उन लोगों के बीच होने लगी। कुछ रिलेटिव्स भी थे और वो लोग थे जो फैमिली मेम्बर्स थे। तो ये सब जो है ना, मेरे रूम के बाहर ही एक हॉल रूम था, वहाँ हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा मेरे कानों में भी ये सब आया कि ये कैसी साड़ी है, ये इतनी सस्ती, इतनी घटिया क्वालिटी की, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ दिया ही नहीं, अरे हम लोग क्या हर कुछ मुंह खोल के मांगते रहेंगे, बेटी को तो खुद से देना चाहिए। इस तरह की बातें सुन के ना मैं थोड़ा सहम गई कि अरे मेरे पापा ने तो इतना कुछ किया और इन लोगों ने जैसे जैसे कहा था सब कुछ उसी तरह से हुआ था, खाना पीना सब कुछ एकदम ए क्लास, लेकिन फिर भी ससुराल वाले कुछ सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये सोच के मुझे बहुत हर्ट भी हुआ और मैं थोड़ा सहम गई थी। और आज आप मुझे जैसा देखते हैं ना, इस तरह की मैं स्ट्रांग पहले नहीं थी। बहुत कम एज में शादी हो गई थी, 19 की एज में शादी हुई थी मेरी, और मैं ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भोली थी एकदम। आज जिस जैसी हूँ उस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट थी। इतना बोलना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी, बस चुप रहना। कुछ लोग तो मुझे कहते थे एकदम दब्बू है, बस चुपचाप बैठी रहेगी, सब आपस में बातें कर रहे लेकिन मैं बस चुपचाप बैठी रहूँ, इस तरह की थी। मेरे मुंह में तो जैसे आवाज़ ही नहीं थी। मतलब मैं बहुत सिंपल, सोबर और एकदम सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी। कोई ज़रा सा ज़ोर आवाज़ में कुछ बातें कर देना तो मैं रो दूँ, इस तरह का था मेरा। घर से कभी बाहर निकलना भी ये सब नहीं हुआ था मेरा, जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, घूमना फिरना फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ, ऐसा हमारे घर में नहीं था। तो जो भी है, जैसे मुझे मेहंदी की क्लास करनी हुई, हेयर स्टाइल की क्लास करनी हुई, तो मम्मी पापा ने सब घर पे अरेंज किया। टीचर्स जो है वो मेरे घर पे आके मुझे सिखाते थे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उस तरह से दुनिया जो है मैंने देखी नहीं थी। और ना ही दादी या नानी के घर में कोई मुझसे बड़ी दीदी या भैया कोई थे कि जिनकी शादी हुई हो तो मुझे पता रहे कि शादी के बाद कैसा होता है जब नई दुल्हन घर आती है। मुझे कुछ भी नहीं था, एकदम ज़ीरो नॉलेज था। हाँ, शादी के बाद जब ससुराल गई तो मेरी जो मामी वगैरह थी उन लोगों ने थोड़ा बहुत सिखाया कि मुझे नर्वसनेस हो रहा था, तो वो लोगों ने मुझे कहा था कि ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, अभी तो तुम नई दुल्हन हो, अभी जाओगी, अभी तुमसे कोई कुछ भी काम नहीं कराएगा, बस सुबह शाम तुम रेडी होना, सबको प्रणाम करना, रिस्पेक्ट देना, अच्छे से बातें करना, और इतनी जल्दी तो अभी जब तक
शादी नई नई है तो अभी तुमसे कोई कुछ काम करवाएगा भी नहीं, तो तुम आराम से जाओ, कुछ ज़्यादा टेंशन मत करो। तो यही सब सुन के मैं चली गई थी। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन हो मेरे साथ वहाँ कुछ उल्टा ही रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो खैर ये तो रहा पहले दिन, इस तरह की आवाज़ें मुझे आई जो बाहर से, तो सहम तो गई थी। इसके बाद सेकेंड डे जो था, उस दिन रिसेप्शन होना था, रिसेप्शन की पार्टी थी शाम को। तो सेकेंड डे जो है वो कानाफूसी जो हो रही थी वो डायरेक्ट मेरे फेस पे कहने लग गए वो लोग, मतलब मेरी जो सास ननद वगैरह सब थी वहाँ पे। तो उन्होंने आके मुझे डायरेक्ट कहा कि कुछ तो दिया नहीं है तुम्हारे पापा ने, और ये घटिया क्वालिटी की साड़ीज़ वगैरह दी हैं कि देख के भी शर्म आ रहा है, रिश्तेदारों को दिखाना भी हमें ऑकवर्ड लग रहा है दिखाने में, इतनी लो क्वालिटी की सारी चीज़ें लेके आई हो। तो तुम्हारे ऊपर हम लोग भी खर्च नहीं करेंगे मेकअप वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि मैं एक ब्राइड थी तो ब्राइडल थोड़ा सा मेकअप वगैरह चलता था। तो वो सब के लिए उन्होंने कहा कि नहीं खर्च करवाएंगे तुम्हारे ऊपर, जाओ अपना खुद से ही तैयार होना होगा तुम्हें और खुद से रेडी हो जाओ। मतलब रिसेप्शन की जो ब्राइड है उसे खुद से तैयार होना है, हेयर स्टाइल से लेके मेकअप से लेके कपड़े वगैरह पहनना, जो भी इतना भारी भरकम होता है सब आप जानते ही हैं दुल्हन का। तो थैंक गॉड कि मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। मैंने आपको बताया ना कि मम्मी ने मुझे A to Z घर का काम से लेके पहनना ओढ़ना सब कुछ मुझे मम्मी ने सिखा के एकदम परफेक्ट बना दिया था शादी के पहले तक। तो इसीलिए मुझे सब कुछ आता था। तो उनको लगा था कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने मेकअप भी खुद किया, हेयर स्टाइलिंग भी खुद की, और वो जो भारी भारी बनारसी की साड़ी वगैरह वो सब कुछ पहन के मैं खुद ही तैयार हो गई थी। तो खैर ये तो मैंने कर लिया। रिसेप्शन हुआ, अच्छे से हुआ, मम्मी पापा आए, लेकिन मैंने कुछ शेयर नहीं किया किसी से। ऐसे भी पार्टी में कहाँ किसी को कुछ बताऊंगी, लेकिन हाँ रो ज़रूर दी थी सबको देख के, क्योंकि अंदर अंदर से चल रहा था ना वो सब जो भी सुनी थी, तो एक हर्ट हुई थी। नई दुल्हन हूँ और नर्वसनेस था, डर था, लेकिन बताया मैंने कुछ भी नहीं मम्मी पापा को या किसी को भी। तो रिसेप्शन की पार्टी हो गई। फिर अगली सुबह मुझे मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने कहा कि क्या एकदम रेडी होके बैठी हो, घर में इतना काम बिखरा पड़ा है, रिसेप्शन की पार्टी से हलवाई का इतना खाना बचा है, साथ में जो रॉ मटेरियल्स ग्रॉसरी वगैरह तेल मसाले सब बच जाते हैं, वो सब कुछ हॉल में पड़ा है, बैठी मत रहो, जाओ जाके वो सारा कुछ किचन में अरेंज करो। तो इस तरह से टोन में उन्होंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा डर भी लगा और मैं जल्दी से चली गई कि चलो वो सब काम करो, बैठना नहीं है। लगता है कि मैंने बैठ के कुछ गलती कर दी, मुझे बैठना नहीं है, लेकिन एक्चुअली मुझे तो सबने बताया था कि अभी तुमसे कोई कुछ काम करवाएगा नहीं तो घबराना नहीं, इसीलिए मैं बैठी हुई थी। तो मैं भागी भागी गई रूम में। अब समझ में भी नहीं आ रहा था, नया घर है, किचन में सब कुछ अरेंज करना, और साथ में ननद वगैरह वो लोग भी थी, लेकिन कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। तो सब कुछ मुझे जैसे जैसे समझ में आया मैंने पूरे हॉल की सफाई की। इतना इतना खाना बचा था, साथ में राशन, मसाले, सॉसेस, तेल, जानते ही हैं आप शादी में जिस तरह से होता है, सब बचा हुआ था। वो सब मैंने साफ़ सुथरा करके किचन में रखा। तो हॉल जो है ना, इतना सामान के वजह से फ्लोर भी ऑयली टाइप का हो गया था। तो फिर मेरी मदर इन लॉ जो है वो बोली खाना तो तुम्हें पकाना अभी है नहीं, क्योंकि पहली रसोई की रस्म हुई नहीं है, तो वो सब तो हम ही को करना पड़ेगा खाना बनाना। तो ऐसा करो कि फ्लोर तुम सरफ वरफ डाल के अच्छी तरह से पोंछ लो। तो फिर मैंने जाके पोछा भी लगाया, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने कहा तो मुझे करना ही था, तो मैंने किया। और उन लोगों का घर जो है ना, वो मैंने बताया ना पहले, पैलेस की तरह बहुत बड़ा घर, बड़े बड़े हॉल्स, और काफ़ी बड़ा था। तो पूरा घर मुझे साफ़ करना था, मैंने किया, एक नई दुल्हन हो के भी। खैर ये सब हुआ। और इसके बाद फिर एक रस्म हमारे यहाँ होती है दोंगा की। तो ये सभी में होती है, नाम अलग अलग होता है रिचुअल। तो एक्चुअली ससुराल से फिर मायके जाया जाता है, और फिर मायके से जब वापस आते हैं तो उसको दोंगा कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये चीज़ हर किसी में होती है, बंगाली लोगों में कहते हैं अष्टमंगला, और काफ़ी अलग अलग कास्ट में अलग अलग नाम होता है, लेकिन इस तरह का होता है कि शादी के बाद एक बार मायके जाओ, इस तरह का एक रस्म होता है। तो फिर मुझे जाना था, तो मैं गई मायके। अब जब मैं कार में जा रही थी तो मुझे जो इतना ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था, एक नई दुल्हन होने के नाते जैसा ट्रीटमेंट मुझे वहाँ मिला था, सब इस तरह रूडली बात कर रहे थे, प्यार के दो बोल तो सुनी नहीं किसी से भी। सब नाराज़ थे, खफा थे कि डाउरी जो है अच्छी नहीं मिली, लो क्वालिटी की मिल गई है उन्हें, इस तरह की चीज़ें।
तो मैं सोच रही थी कि मैं घर जाके ये सब बताऊं कि नहीं बताऊं। पापा ने इतना खर्च किया है, मम्मी ने इतना सब कुछ सबने किया, और इसके बाद अगर ये सब सुनेंगे तो मेरी तरह वो लोग भी बहुत तकलीफ़ उनको होगी, वो लोग भी दुखी होंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को हर्ट करूं। तो शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, मुझे जाके बताना चाहिए था। लेकिन उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मैं ना बताऊं, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैं गई तो बस एक प्यारी सी स्माइल के साथ ही मैंने एंटर किया। सबने पूछा, हज़ारों सवाल होते हैं, कैसा है ससुराल, क्या है क्या नहीं, और मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा ही बता दिया कि सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, किसी ने तो कुछ करने भी नहीं दिया। इस तरह से मैंने झूठी सच्ची कहानियाँ सब सुना दी, ताकि सब सेटिस्फाइड रहें कि बेटी जो है वो ससुराल में सुखी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उन लोगों को भी परेशान करना। मैं सोची शायद धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा ये सब, तो ये सब बता के क्यों टेंशन देना, इतना खर्च करके शादी की है पापा ने। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही, जो मैंने नहीं बताया था। इसके बाद फिर गई तो सुधरने की जगह ये सारी चीज़ें जो है ना, डे बाय डे बिगड़ती ही गई। मतलब डायरेक्ट मुझे मुझे एक्चुअली उस घर में भी नहीं रखा गया। इसके बाद, शादी के बाद, वो पूरा घर पहले मुझसे सफाई करवाई गई जब मैं चली गई। एकदम छत से लेके नीचे तक बहुत बड़ा घर था। मतलब छत भी ऐसा था, समझिए छत के फ्लोर पे भी मोज़ाइक किया हुआ, तो बहुत अच्छा घर था। लेकिन वो सारा कुछ का सफाई, एक एक खिड़की की ग्रिल को पोंछना और काफ़ी सारा काम, और सब कुछ मैं करते करते ना थक जाती थी। खैर इसके बाद फिर सारा कबर्ड जो है, जिसके जिसके भी फैमिली मेम्बर्स के, सास के कपड़े, ननद के कपड़े, ये सब रहते थे, वो सब पूरा मुझे A to Z करने के लिए सौंप दिया गया कि सब करो। तो करती गई, और इसके फिर कुछ ही दिनों में वो लोग अपने पुराने घर मुझे लेके चले गए। वहाँ पे मुझे तो और रहने को भी नहीं मिला 2-4 दिन से ज़्यादा। तो जब उनके पुराने घर गई तो वहाँ का हाल देखा तो मतलब एकदम ऑपोजिट था। यहाँ जैसे एक महल जैसा घर था, और वो समझिए एकदम ऑपोजिट हो गया। इतना उससे अच्छा तो मेरे मम्मी पापा का घर था, इस तरह का था वहाँ पे। और ना ही एक पर्सनल वहाँ पे कोई रूम मिला मुझे। एक चौकी थी पुरानी सी, जैसे गांव में होती है ना लकड़ी की चौकी, वो मुझे मिला सोने के लिए। और नीचे मुझे रहना पड़ता था उस चौकी में, एक छोटे से रूम में। और मेरे कपड़े रखने के लिए मुझे कबर्ड मिला ऊपर, जहाँ किचन था वहाँ। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा, रहो यहाँ कपड़े ऊपर हैं, तो इस तरह से काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा। और साथ में वहाँ जो फ्लोर वगैरह है, जो गली होती है, एक कॉरिडोर होता है ना घर में किसी के भी, तो वो सब ना मिट्टी का, सीमेंट भी नहीं किया हुआ था। मतलब मिट्टी थी एकदम ज़मीन पे, और वो सब की रोज़ सफाई, ये सब कुछ करना शुरू हो गया। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, सब कुछ इतना डिटेल्स में जाऊंगी, बहुत लंबा हो जा रहा है व्लॉग। काम मुझे बहुत करना पड़ता था, और मैं कंटिन्यू करती गई थी। जो कुछ भी वो लोग कहते मैं सब कुछ करती जाती। मतलब खाना भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, तो आप एक अंदाज़ा लगा पाएँ, इसलिए कहती हूँ। 5 किलो आटा जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी क्वांटिटी में मुझे आटा गूँथना पड़ता था, रोटी बनाना पड़ता था। और क्योंकि मेरे पापा ने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया था, तो कपड़े वगैरह भी जो धोने थे पूरे फैमिली के, सास, ननद, देवर, ससुर सभी थे, दादी, सास, इतने सारे लोग थे, तो उन सब के कपड़े वगैरह भी जो धोने का था ना, वो हाथों से धोना पड़ता था। जबकि वॉशिंग मशीन घर पे थी, लेकिन मुझे अलाउड नहीं था वॉशिंग मशीन यूज़ करना, क्योंकि मेरे पापा ने नहीं दिया था। तो सब कुछ हाथों से धोना। और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि एक मेड जो थी बर्तन धोने की, उसको भी छुड़ा दिया गया कि वो सब काम भी मैं ही करूँगी। तो ऐसा होता था ना, साल दर साल इसी तरह बीतते गए। मैं काम करती गई, और इतना थक तो जाती थी। लेकिन एक चीज़ था कि धीरे धीरे मैं हैबिचुएट भी होती गई कि किस तरह से सारा दिन नॉन स्टॉप आप हार्ड वर्क कर सकते हो। कपड़े धोने से लेके, खाना बनाने से लेके, कपड़े सुखाना, आयरन करना, घर की साफ सफाई, सब कुछ। मतलब पूरा दिन काम करते निकल जाता था मेरा। और खाना वगैरह भी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, मैंने कहा। और ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं था जैसे आजकल होता है, कभी कुछ बाहर से ही आ गया नाश्ता या कुछ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ घर पे बनाना होगा। मिक्सी मैं यूज़ नहीं कर सकती थी मसालों को पीसने के लिए। वहाँ पे जीरा, मिर्च, धनिया, यहाँ तक कि हल्दी भी पाउडर यूज़ नहीं कर सकती थी, परमिशन नहीं था वहाँ पे। सब कुछ सिलबट्टे पे मुझे पीसना होता था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता था। बाथरूम की सफाई ब्लीचिंग पाउडर से,
और मतलब कितना चीज़ बताऊँ। तो ये सब कुछ करते करते ना हुआ ये कि थकने तो लगी थी, और साथ ही साथ सबसे बुरी चीज़ ये थी कि खाना जो खाने को मिलेगा वो पेट भर के नहीं देते थे वो लोग। मतलब बस जो दे देगी मेरी सास, मेरा खाना जो है मैं सबको खाना परोस के दूंगी, लेकिन मेरा खाना जो है वो मेरी मदर इन लॉ ही परोसेंगी, और पेट भर के खाना भी नहीं देती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाना बचा नहीं है इतना सारा बनाने के बाद भी, तो बस थोड़ा बहुत जो भी है मूढ़ी वगैरह खा के रह जाओ। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, काम अगर इतना ज़्यादा करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा ढंग से, तो मैं बीमार रहने लगी। तबीयत ठीक नहीं रहती, रह रह के फीवर आ जाता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। वो जैसे ना कोई एक नर्क था समझिए। मतलब बुखार है या जो भी है, जो डेली का काम है, वो कोई सुनवाई नहीं है कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाई फीवर है, लेकिन मुझे जैसे भी करके वो सारा काम करना तो पड़ेगा, सुबह से लेके एकदम लेट नाइट तक। तो ये था, बस मायके कभी कभार जाने को मिलता था तब थोड़ा सा रिलैक्स कर पाती थी, वरना तो नींद तक भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से उठ के जो शुरू होता था लेट नाइट तक काम चलता था मेरा। इतना ज़्यादा काम था, वो सब मैं शायद बोल के इतनी अच्छी तरह से समझा नहीं पा रही हूँ आपको, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता था मुझे वहाँ पे। मतलब समझिए, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर कोई स्टफ्ड पराठा बनना है, सपोज ये देखिए अभी विंटर चल रहा है, तो हरे मटर की कचौड़ियाँ या हरे मटर का पराठा वगैरह हमारे यहाँ काफ़ी खाया जाता है, तो उन लोगों के यहाँ भी बनता था। लेकिन उन लोगों के यहाँ क्या सिस्टम था पता है, एक बार में तो मतलब एक दिन का डिनर अगर बनना है तो 10 किलो मटर चाहिए होता था। आप अंदाज़ा लगाइए, 10 किलो मटर, और उसको जो है मिक्सी यूज़ करना नहीं था, और वो सारा चीज़ ना सिलबट्टे पे भी अलाउड नहीं था। वो जो उसको क्या कहते हैं, खल मूसल होता है ना, जो हमनदिस्ता लोहा का बड़ा बड़ा जैसे हलवाई लोग यूज़ करते हैं, उस तरह का बड़े साइज़ का था वहाँ पे, और उसमें इस तरह से डाल के और ऐसे कूटा जाता है, आप समझ सकते होंगे वो वाली चीज़ जो होती है लोहे की। उसमें मुझे वो सारा छिम्मी जो है, मतलब छिम्मी यानी कि ग्रीन पीस जो होती है हरी मटर, उसमें इस तरह से कूटना पड़ता था 10 किलो। और इसके साथ एक इतना इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन का साग, धनिया, हरी मिर्च, साथ में सोआ की पत्तियाँ, ये सारा कुछ धो के सुखा लेना होगा धूप में, आंगन में धूप में सुखाना पड़ेगा। जो छठ पूजा की सूप वगैरह होता है ना, उस तरह की सूप में डाल डाल के उसको ड्राई करना होगा। जब उसका पानी पूरा निकल जाए तो फिर वो सारी चीज़ों को भी कूटना पड़ेगा मुझे उसमें, तब जाके फिर वो स्टफिंग तैयार होगी। और इसके बाद फिर इतना इतना मैं तो बता ही थी आपको, करीब करीब 2-2.5 किलो जैसा आटा सानना और फिर जाके बनाना। मतलब पूरा हलवाई वाला काम जो है ना, वो मुझे घर पे करना पड़ता था, डेली का काम था। तो इसी तरह से करते करते तबीयत तो ख़राब होती ही थी, लेकिन मुझे जो है ना हैबिट होती गई। और इसके बाद फिर सिचुएशन और बिगड़ा। मतलब मैं सोचती थी शायद इस तरह से करती जाऊंगी, उन लोगों का दिल जीत लूँगी, मैं अच्छे से काम करती जाऊंगी, उन वो लोग को सेटिस्फाइड करूँगी, जो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो सारा करूँगी। एक अच्छी बहू का जो भी डेफिनेशन उन लोगों की नज़र में है कि सारा काम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो वो सब करती गई, लेकिन कभी भी उन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई, बल्कि सिचुएशन डे बाय डे और ख़राब होता गया। अगर बुखार की वजह से काम करने में थोड़ा सा देर हो जाता तो फिर मार पड़ने लग गई। तो अब मार खाने के डर से मैंने स्पीड अप किया अपने आप को, कि काम तो सारा करती थी, फिर मैंने स्पीड में काम करने का शुरू किया, क्योंकि अगर काम में देर होगा तो मार पड़ेगी। अब ये मार खाने के डर से मुझे स्पीड में काम करना आ गया, जो कि मुझे आज भी आता है। 1 घंटे के अंदर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो कुछ भी आप बोलिए, भाजी, ये सब कुछ मैं 10-15 लोगों का तैयार करके आज के डेट में भी रख देती हूँ। ये सब कुछ मुझे आ गया कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो मार खाने का डर था, उस वजह से मैंने बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। जब तक मेरा आलू फ्राई हो रहा तब तक मैं हरी सब्जी काट रही हूँ, जब तक हरी सब्जी डाल दी तब तक आटा फटाक से गूंथ लिया। इस तरह से बहुत स्पीड में काम करना मैंने शुरू किया, और वो हैबिट मेरी आज तक भी रह गई। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो गई वहाँ पे। वो जो इतना 3rd डिग्री वाला टॉर्चर था ना, ये मार खाना पड़ेगा अगर काम में देर हो गई, समय से अगर खाना नहीं मिला तो फिर पिटाई होगी, तो फिर पिटाई के डर से जल्दी जल्दी करने लगी। लेकिन कितना भी करो फिर कभी कभी पिटाई हो भी जाती थी। तो फिर क्या बताऊँ, अभी तो मैं आपको हंस हंस के बता रही हूँ, तब मैं खूब रोती थी, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती थी मुँह से कि सारा दिन इतना काम करने के बाद फिर मार पड़ेगी, तो आप सोचिए कैसा लगेगा। तो खैर इसी तरह चलते चलते फिर एक स्टेज ऐसा आया, साल दर साल इसी तरह बीतते गए।
फिर एक स्टेज ऐसा आया जब इतना ज़्यादा काम करने की वजह से, और फिर दिन भर बर्तन धोने के लिए वो राख, डिटर्जेंट, साथ में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, इतना सब कुछ यूज़ करते करते फिर ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करना पड़ता था। सारी सफाई इधर उधर, गलियारा, बाथरूम, ये सब कुछ करने में ना मेरे हाथ सड़ने लग गए इन द सेंस एक छोटा सा इन्फेक्शन ही हुआ था पहले, एक उंगली में इस तरह से हुआ था। तो ये उंगली में कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे तो बस काम ही करना है दिन भर। तो वो रहते रहते ऐसा हुआ ना, धीरे धीरे बढ़ने लग गया और धीरे धीरे वो सारे उंगलियों में फैलने लग गया। तो वो सिचुएशन और ख़राब होने लगी क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। घर पे ही बस अपने से मैं कभी इसमें बोरोलिन वगैरह जो भी होता था वो सब लगा लेती थी, क्योंकि तकलीफ़ होती थी, उसमें दर्द होता था तो, और ईचिंग होती थी, तो वो सब मैं लगाती थी खुद से ही। तो उससे फ़ायदा कुछ होता नहीं था, डॉक्टर वो लोग दिखाने वाले थे नहीं। तो इसी तरह से वही इन्फेक्शन वाला हाथ लेके भी मुझे कंटिन्यू वही डिटर्जेंट, वही बर्तन धोना, वही कपड़े धोना, वही ब्लीचिंग से, मतलब हर रोज़ ब्लीचिंग से भी सफाई होती थी। इतना नीट एंड क्लीन रहना चाहिए सब कुछ, तो हर रोज़ ब्लीच भी यूज़ होता उसी हाथ से। तो यही सब करते करते ना वो जो इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि मेरा हाथ जो है बहुत बुरी तरह से, ये सारी स्किन जो है आज आप देख रहे हैं ना, इतना नीट एंड क्लीन सब कुछ है, तब अगर आप मेरा हाथ देख लेते तो शायद मेरे हाथ से कोई खाना नहीं खाता। इस तरह से सड़ने लग गया था लिटरली, मतलब स्किन जो है वो बाहर आने लगी थी, इसमें से खून, पस आता, पीव बहता था, ऐसा होने लग गया था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझसे काम करवाना बंद नहीं किया, ना ही खाना भी बनवाना तक बंद नहीं किया। उन लोगों ने डॉक्टर नहीं दिखाया, मैं वो सब कुछ करती गई और फिर वो हाथ वाला इन्फेक्शन धीरे धीरे पाँव तक पहुँच गया। पाँव की उंगलियां भी इसी तरह सड़ने लग गई, खून निकलने लग गया, और वो सब कुछ लेके भी मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता था। हाँ, रेमेडी उन लोगों ने क्या निकाला, जब मेरे हाथ की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो देख के भी घिन आता था, मुझे खुद को ही आता था तो उन लोगों को भी तो जाहिर सी बात है आएगी। तो उन लोगों ने उसके लिए रेमेडी क्या निकाला, ये नहीं कि मुझे मायके ही भेज दे, कुछ देर रेस्ट करके आओ या ट्रीटमेंट लेके आओ, ठीक हो जाओ, उसके बाद करो, लेकिन नहीं, फिर काम कौन करेगा यहाँ का। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब मेरी ननद ने क्या किया, ग्लव्स लेके आई मेरे लिए। वो जो थोड़ा सा मेडिकेटेड वाला रबर टाइप का मोटा मोटा ग्लव्स था जो मेडिकल शॉप में मिलता है, तो वो मेरे लिए ला दी। थोड़ा महंगा वाला, अच्छी क्वालिटी का ही था, लेकिन ला दी। बोली कि अब से खाना जब बनाओगी तो ये ग्लव्स पहन के बनाओ, क्योंकि वो इन्फेक्शन वाले हाथ से खाना बनाओगी, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर खाने में घिन आती है। तो मतलब सोचिए, हाथ जो है, हाथ का हाल इतना ख़राब है, लेकिन खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा, ग्लव्स पहन के बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना मुझे ही पड़ेगा। तो शुरू की बनाने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, दर्द तो सोचिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कुछ कुछ फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप साइड में देखते रहिएगा। ये फ़ोटोज़ जो है वो मैंने कलेक्ट की है, मेरे हाथ की फ़ोटो नहीं है, लेकिन मेरे हाथ का जो सिचुएशन था, उतना गंदा सिचुएशन वाला मुझे फ़ोटो भी कहीं नहीं मिला नेट में। तो ये जो भी आप फ़ोटो देख रहे हो उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी मेरे हाथों की। तो फिर जब ग्लव्स पहन के मैं खाना पकाती थी ना, तो क्या होता था उस समय, बस ये था कि आटा जो गूंदने के लिए तो ग्लव्स पहन के नहीं होगा, तो आटा वो लोग गूंद देते थे, बाकी रोटी वोटी सब ग्लव्स पहन के बनाओ। और जब मैं सब्जी बनाती थी ना ग्लव्स पहन के, तो होता ये था, सब्जी से जो आँच आती थी गैस की, उसके वजह से ये सड़ी हुई स्किन है, अगर सोचिए पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, और उसमें रबड़ का मोटा सा ग्लव्स है, जब गर्म लगता था ना, वो ग्लव्स जो है वो पूरी तरह से स्किन में चिपक जाता था पस और खून के साथ। उसके बाद सब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं ग्लव्स उतारती थी, तो समझिए मैं एकदम डेथ के समय जो तकलीफ़ होती है ना इंसान को, वैसी तकलीफ़ मैं झेलती थी हर रोज़। वो ग्लव्स उतारना मतलब वो स्किन से पूरी तरह से चिपक जाता था गर्म के वजह से, और ग्लव्स के साथ साथ ये चमड़ा वगैरह जो भी स्किन है वो सब बाहर कितना सारा आ जाता था, और फटाफट इसमें से पीप, खून सब निकलने लगता था। इतनी तकलीफ़ होती थी भयानक, वो मैं आपको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। रोती थी बहुत ज़्यादा हर रोज़ रात को, इतना ज़्यादा हो गया था हालत ख़राब। इसके बाद जब एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो फिर पापा लोग को बोली कि पापा मेरे हाथ में ये इस तरह का इन्फेक्शन हो गया। तो फिर पापा मुझे ले गए और वहाँ पे ले जाके फिर ट्रीटमेंट हुआ। बस वहाँ गई तो यहाँ का काम बंद, तो फिर सबकी नाराज़गी भी चालू हो गई। नाराज़ तो वो लोग ऐसे भी हमेशा रहते थे। तो खैर पापा ने ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी हद तक हाथ ठीक हुआ। फिर जब
मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, डॉक्टर ने भी कहा अब ठीक है, बस ऑइंटमेंट लगाना है, दवा ववा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ ठीक हो गया तो फिर से चली गई, और जाने के बाद फिर वही एज इट इज़ काम करते गई, और फिर से वो इन्फेक्शन शुरू हो गया पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी। और अब क्योंकि मुझे वो ऑइंटमेंट वगैरह का नाम पता था, तो वही सब मैं ख़रीद के लगाती थी और काम करती जाती थी। लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे इतना एक्सट्रीम लेवल में हो गया चीज़ 2-4 साल बीतने के बाद कि वहाँ रह पाना एकदम पॉसिबल नहीं था। इतना मार पिटाई, मतलब अब मैं काम भी परफेक्ट कर दूँ, अगर टाइम से समय से सबको खाना भी दे दूँ, सब कुछ कर दूँ, A to Z काम कर दूँ, फिर भी मार पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि अगर वो मुझे थप्पड़ मार के काम पे जाएगा, अपने दुकान पे जाएगा, तो फिर उसका बिजनेस अच्छा चलता है मेरे आंसू देख के जाने से। तो वो हर रोज़ मुझे मारने लग गया। एक दिन ऐसा हुआ, वो किसी बात पे मुझे मार के गया और उसका अच्छा बिजनेस चल गया, अच्छी अर्निंग हो गई। तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया एकदम से कि इसके आंसू देख के जाऊंगा तो फिर मेरा काम अच्छा चलेगा। तो हर रोज़ बिना किसी वजह के मुझे मार पड़ने लग गई, सिर्फ इसलिए कि मेरे आंसू देखने से उन लोगों का बिजनेस अच्छा चलता था। चीज़ें जो है ना, वो डे बाय डे बहुत ख़राब होने लग गई थी। धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा को भी ये सारी चीज़ें पता लगने लग गई। 4 साल बीत गए थे, मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा था यहाँ पे, कुछ नहीं बताया था मैंने। और एक्चुअली एक जो मेरे इन लॉज के ही रिलेटिव, यानी एक चाचा के घर पे शादी थी बेटे की, तो उन्होंने इनविटेशन देने के लिए वो लोग मेरे मम्मी पापा के घर भी गए थे। तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्लोज़ कर दिया था कि आपकी बेटी वहाँ बहुत सफ़र कर रही है, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। और मेरे मम्मी पापा शॉक्ड थे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था। फिर उन लोगों ने बताया, नहीं हम लोग देखते हैं कि हाई फीवर भी हो फिर भी उसको काम करना ही है, उसको कोई सुनवाई नहीं, हाथ सड़ जाता है, वो लोग ग्लव्स पहन के काम करवाते हैं। और मैंने ना एक्चुअली रीज़न भी नहीं बताया था क्यों मेरा हाथ इस तरह से सड़ने लग गया था पापा लोग को। बस पापा ने ट्रीटमेंट करा दिया कि शायद कुछ इन्फेक्शन हो गया है। क्यों हुआ है ये सब कुछ भी पापा लोग नहीं जानते थे, तो वो लोग भी बहुत शॉक्ड हो गए। फिर मैं एक बारी माँ के घर गई तो फिर मम्मी पापा ने मुझे पूछा, और इसके बाद जब उन लोगों ने अपनी तरफ से पूछा ना कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे तुम्हारी जो चाची सास है वो बता रही थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं रो पड़ी। और फिर एवरीथिंग केम आउट, मैंने सब बताया कि पहले दिन से ही वो लोगों का बिहेवियर ऐसा था। फिर मुझे बहुत डांट पड़ी, मम्मी पापा भी बहुत हर्ट हुए कि मेरी बेटी ने इतना कुछ सह लिया वहाँ पे और हमें बताया नहीं। लेकिन मुझे डांट भी पड़ी कि क्यों नहीं बताया, पहले से पता होता तो एटलीस्ट हम लोग कुछ तो करते, इसके लिए बात करते, कुछ भी करते। और मुझे ये लगा था, बहुत भोली थी एक्चुअली उस टाइम में। अभी मैं ऐसी नहीं हूँ, इतनी भोली मैं अभी नहीं हूँ। अब मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, तब मैं नहीं थी। तो मुझे उस टाइम लगा था कि मम्मी पापा को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उन लोगों ने इतने पैसे खर्च करके शादी की है, तो जितना भी तकलीफ़ है वो मैं ही झेल लेती हूँ। यही सोचा था मैंने, भोलेपन में मुझे यही लगा था कि यही ठीक होगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। तो इसके बाद मैं धीरे धीरे क्या, फिर मैंने सब कुछ बताया A to Z। उसके बाद फिर मम्मी पापा तो बहुत हर्ट हुए फिर, और काफ़ी लोगों को, सोसाइटी के लोगों को लेके उन लोगों से जाके बातचीत हुई कि ऐसा क्यों क्या। तो वो लोग सबके सामने भी मतलब इसी तरह का रूड बिहेवियर, ख़राब बिहेवियर ऐसा किए कि सारे लोग बोले कि ये लोग तो बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, आप लोग अपनी बेटी को रखें, आपकी बेटी ने इतना सफ़र किया क्यों, वो सबसे बड़ा गलती किया कि पहले से क्यों नहीं बताया। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए, इतने घटिया किस्म के लोग हैं। क्योंकि सोसाइटी के लोगों से भी उन्हें डर नहीं लग रहा है, वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं हाँ आप लोगों ने दहेज में कुछ नहीं दिया, हमें कार दीजिए, और कार सिर्फ देने से नहीं चलेगा। डायरेक्ट लोगों के सामने भी उन्हें शर्म नहीं है कि एटलीस्ट सारे सोसाइटी के लोग जान जाएंगे कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो लोग सबके सामने भी कह रहे हैं आप हमें शादी में तो दिए नहीं है, डाउरी कम था, तो आप अभी से भी दीजिए, दहेज में कार चाहिए, और लाइफ टाइम के लिए उस कार का पेट्रोल भी आप लोगों को भरना होगा। अब बताइए ये कैसे, ये कभी आपने सुना है इस तरह का डिमांड कोई करता है?
तो चीज़ों को सुलझाने की कोशिश हुई काफ़ी, लेकिन चीज़ें सुलझी नहीं और ज़्यादा बिगड़ती गई और उन लोगों का गुस्सा भी और ज़्यादा बिगड़ता गया, क्योंकि मैंने अब अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ बता दिया था। तो इन लोगों का गुस्सा जो है ना एक अलग ही लेवल पे था मेरे ऊपर। मार पिटाई, टॉर्चर, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, बाकी लोग भी हाथ उठाने लगे। जो छोटी ननद थी वो भी हाथ उठाने लगी और मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा था ये सब कुछ। लेकिन अब मैं बताने लग गई थी घर पे। लेकिन फिर एक स्टेज पे आके मेरे मम्मी पापा ने कहा नहीं, बाकी सोसाइटी के लोगों ने भी कहा कि नहीं, बेटी को यहाँ रखना सेफ नहीं है। ये लोग, मतलब वो लोग ना मुझे जान से मारने के लिए भी कहने लग गए थे। मुझे डराते थे, टीवी पे इस तरह से दिखाते, देखो जैसे कोई मेहंदी पिक्चर या मेहंदी नहीं क्या, तो एक पिक्चर कुछ था उसी तरह का, उसमें जो बहू है उसको आग लगा दी गई है और वो तड़प रही है, इधर उधर कर रही है, इस तरह का कोई पिक्चर था। तो वो सीन मुझे दिखा के कहा गया कि देख रही हो, इस तरह से अगर हम लोग भी चाहें तो तुमको 1 मिनट में कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा सहम जाती थी इस चीज़ से। मुझे हर समय डर लगता था कहीं वो लोग ऐसा कुछ ना कर दे, और मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करती थी, अगर इस लेवल पे ये लोग पहुँचे, मुझे मारने की कोशिश की गई तो इंस्टेंट में मैं क्या करूँगी, क्योंकि तब तो मोबाइल फ़ोन वगैरह हुआ ही नहीं करता था कि मैं झट से पापा लोग को फ़ोन लगा दूँगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या कुछ। लैंडलाइन एक फ़ोन था, वो भी नीचे था और किचन वगैरह सब ऊपर था, तो मैक्सिमम टाइम मुझे ऊपर ही रहना पड़ता था, खाना वाना बाकी सब काम के लिए। तो मैं क्या करती थी, एक 500 का नोट मेरे पास था, मम्मी पापा के घर जाती थी ना तो वो लोग देते थे, तो वही था मेरे पास। और उसको मैं एनी टाइम, साड़ी पहनती थी तो अपने ब्लाउज़ के अंदर एक 500 का नोट रख लेती थी दिन भर के लिए, कि एनी टाइम अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मैं ऊपर के फ्लोर में बालकनी है, मैं अंदर से सोच के रखती थी कि मैं कैसे खुद को बचाऊंगी। तो मैं सोचती थी वो बालकनी से अगर मैं नीचे कूद जाती हूँ शायद बच जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, और कूद जाऊंगी तभी मैं बच पाऊंगी। और कूद के मैं मेन गेट से दौड़ के बाहर जाऊंगी और मोड़ पे कोई ना कोई टैक्सी तो मुझे मिल ही जाएगी जो मुझे माँ के घर पहुंचा देगी। तब ऑनलाइन टैक्सी, यूबर ये सब कुछ नहीं था, वो जो येलो टैक्सी होती है ना वही होती थी। तो इस तरह का मेंटालिटी मैं दिन भर, मतलब आज का दिन कैसे बीतेगा मुझे नहीं पता होता था। तो उस तरह से मैं पैसे अपने पास रखती थी, क्या पता फिर बाद में मैं पैसे निकाल पाऊँ नहीं निकाल पाऊँ। एनी टाइम रखती थी कि कभी भी ऐसा सिचुएशन बिगड़ा, कभी भी इन लोगों ने ज़्यादा मारा या मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मैं वो बालकनी से ही कूद के भागूंगी, क्योंकि गेट वगैरह तो बंद कर देते थे पिटाई के समय। तो ऐसा सिचुएशन था, मतलब मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी। बस ज़िंदा थी, यही था कि मैं ज़िंदा थी। तो इस तरह का सिचुएशन जब ख़राब होने लग गया डे बाय डे, तो फिर पापा मम्मी ने स्टेप लिया कि और बेटी को यहाँ रखना नहीं है। खैर इसके बाद डाइवोर्स हुआ, कोर्ट में केस फाइल हुआ और डाइवोर्स हो गया। इसके बाद आ गई अपने माँ के घर। बहुत ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस था। मैंने जितना भी बताया वो मैंने समझिए 100 में से 1% आपको बताया है। सब कुछ बताने जाऊँगी तो व्लॉग पता नहीं कितने दिनों तक चलता रहेगा, तो सिर्फ 1% बताई हूँ, 99% अभी बताना बाकी था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना भयानक था वो ससुराल, मतलब एकदम 3rd डिग्री जो टॉर्चर होता है ना उस तरह का। लेकिन क्या इसके बाद, डाइवोर्स होने के बाद मेरी लाइफ सब कुछ ठीक हो गई? ये सब कुछ मैं शायद आज नहीं बताऊंगी, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है। चलिए इतना बता देती हूँ कि डाइवोर्स के बाद कुछ दिनों के लिए जब तक माँ के घर थी तब तक मेरी लाइफ फिर से एक बार बहुत अच्छी थी। बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे से पैम्पर किया सबने। मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, कंप्यूटर के कोर्सेज ज्वाइन की, क्योंकि अकेली थी और बैठे बैठे डिप्रेस्ड होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने ये सब कुछ, जो भी मेरी शौक की चीज़ें थी, मुझे सीखना था कंप्यूटर्स वगैरह, उसमें एडमिट करवा दिया कि मेरा मन बहल जाएगा, वो सब में मन जो है डाइवर्ट होगा। क्योंकि इतना टॉर्चर झेल के आई थी ना, एकदम पागल सी हो गई थी। जान तो था नहीं मेरे को। आप उस समय की तस्वीरें अगर मेरे पास होती, कुछ भी है नहीं क्योंकि मेरे पास, तो आपको मैं दिखाती कि एक जस्ट स्केलेटन जो होता है ना, हड्डी का ढांचा जैसा मेरा हाल था। ऐसी मैं नहीं दिखती थी तब, ना खाने को मिलता था ना कुछ, बस दिन भर काम ही काम। और मैंने बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है कि व्लॉग बनाते समय मैं नहीं रोऊंगी।
तो थैंक गॉड मैं नहीं रोई व्लॉग मैंने बना लिया फाइनली। काफ़ी बार तो मैंने डिलीट किया है, कई दिनों से चल रहा है ये प्रोसेस। व्लॉग शुरू करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, रोना आ जाता है, वो सारी बातें याद आती हैं, नहीं बन पा रहा था व्लॉग। फाइनली आज बन गया है, मैं नहीं रोई हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा ये व्लॉग मुझे बनाना। तो खैर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जब डाइवोर्स के बाद माँ के घर गई, ये सारी कोर्सेज़ मैंने की, कंप्यूटर का बेसिक सीखा, पूरा कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन इसके बाद समझिए नसीब ही कुछ ऐसा था, शायद कुछ लोग जो बदनसीब होते हैं ना, उनका एक के बाद एक लगा ही रहता है। तो नसीब ख़राब ही था, मैं कहूँगी। किसी का दोष नहीं है, बस मेरे भाग्य का ही दोष है। तो समझिए 3rd डिग्री टॉर्चर झेल के आई थी, लेकिन अभी सजाए काला पानी बाकी था मेरी लाइफ का, ख़त्म नहीं हुआ था कुछ भी। तो वो सारा कुछ जो है वो फिर कभी आप लोगों ने अंदाज़ा सा ज़रूर लगा लिया होगा जब मैंने ये बात कहा। तो ठीक है, हाँ, फिर से मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाई। कुछ टाइम दिया मुझे, मैंने ये सब कुछ सीखा। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं शादी करनी है, लेकिन मम्मी पापा ने फिर बहुत समझाया, अकेले लाइफ नहीं करती। मैं काफ़ी यंग थी, 5 साल वहाँ झेली थी मैं। 19 साल की थी तब से 5 साल की शादी थी वो। और इसके बाद फिर से मेरी शादी हुई। इसके बाद फिर सेकंड शादी में फिर क्या हुआ, इस शादी में तो सबका सपोर्ट मिला, सबने देखा कि हाँ, छोड़िए ये वाला जो है ना टॉपिक, आज यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग। और इसके बाद फिर अगला व्लॉग मैं नहीं कहूँगी कि ये, क्योंकि अभी मुझे टाइम लगेगा अपने आप को फिर नॉर्मल लाने में। तो अगला व्लॉग ये जो टॉपिक पे है वो कब आएगा मैं नहीं जानती। इसके बाद नहीं आएगा, तुरंत इंस्टेंट नहीं आएगा, देखा जाएगा। फिर थोड़ा चैनल और ग्रो होने दीजिए, बाद में बताऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज का जो पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म करूंगी। और पता नहीं कितनी अच्छी तरह से आप लोगों को बता पाई। बाकी लोग तो इतना रो देते हैं, मैं देखती हूँ काफ़ी लेडीज़ का व्लॉग सब रोना धोना करने लग जाते हैं। एक्चुअली होता है, मुझसे भी यही हो रहा था कि मैं रोने लग जा रही थी, और मैं जब रो देती हूँ ना तो फिर मुझसे और बोला नहीं जाता है। लेकिन मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया और मेंटली प्रिपेयर किया। कई बार ये व्लॉग कैंसिल करने के बाद ये व्लॉग इस बार बना पाई हूँ बिना रोए। तो चलिए व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग चैनल को ग्रो होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी है। आदि की जिम्मेदारी है मुझ पे, उसको बड़ा कर रही हूँ पाल पोस के अकेले। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने के लिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और इस चैनल के भी मोनेटाइज हो जाने के बाद पैसे आने लग जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।